छंद को वेद का पाद या पैर माना जाता है। छंद को क्या माना जाता है? वेद का पाद या पैर माना जाता है। अब छंद दो प्रकार के माने जाते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। लेकिन जब हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं तो लौकिक छंदों को ही पढ़ते हैं, हम वैदिक छंदों को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी वैदिक छंदों के जनक ब्रह्मा माने जाते हैं और लौकिक छंदों के जनक पिंगल मुनि माने जाते हैं। ठीक है, पिंगल मुनि, पिंगलाचार्य भी इनको बोलते हैं, मुनि पिंगल भी बोलते हैं या पिंगल मुनि कह सकते हैं इनको। तो अगर काव्य शास्त्र में पूछे ना कि छंद के जनक कौन है, तो निश्चित रूप से लौकिक छंदों के जनक जो पिंगल मुनि है वो ही माने जाएंगे, क्योंकि हम वैदिक छंदों को का अध्ययन ही नहीं कर रहे, हम उसको पढ़ ही नहीं रहे, हम तो लौकिक छंदों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा नहीं आएगा इसका आंसर, ये आएगा कि लौकिक छंदों के जनक या सीधा ही आ जाए छंदों के जनक तो भी पिंगल मुनि, क्योंकि हम इनका अध्ययन नहीं करते वैदिक छंदों का। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि वैदिक छंदों के पूछ भी लिया जाए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो वैदिक छंद और लौकिक छंद। फिर वैदिक छंदों के जनक कौन है? तो ब्रह्मा। लौकिक छंदों के जनक कौन है? तो आचार्य पिंगल मुनि या पिंगलाचार्य। ये नाम में कंफ्यूज मत होना, पिंगलाचार्य भी आ जाता है कई बार, मुनि पिंगल भी आ जाता है, पिंगल मुनि भी आ जाता है, आचार्य पिंगल भी आ जाता है, किसी तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर चाहे तो छंदों के जनक पूछे चाहे लौकिक छंद के जनक पूछे, क्या आएगा? पिंगल मुनि। इससे मतलब हमारा नहीं है। फिर पिंगल मुनि का 700 पिंगल मुनि का जो समय, पिंगल मुनि का समय कितना है? 700 ईस्वी पूर्व। पिंगल मुनि का समय कितना है? 700 ईस्वी पूर्व। और इनकी रचना का नाम छंदः सूत्र है, जिससे हमें छंद के बारे में जानकारी मिलती है। लौकिक छंदों के जनक पिंगल मुनि है, इन्हें पिंगलाचार्य भी कहते हैं, मुनि पिंगल भी कहते हैं, आचार्य पिंगल भी कहते हैं। पिंगल मुनि का समय 700 ईस्वी पूर्व है और इनकी रचना जो है वो छंदः सूत्र है। फिर पिंगल मुनि के नाम पर छंदों को पिंगल कहा गया है, छंद को पिंगल भी बोल देते हैं और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें कि पिंगल मुनि के नाम पर ही छंदों का नाम क्या पड़ा? पिंगल पड़ा, और छंद शास्त्र का नाम क्या पड़ा? पिंगल शास्त्र पड़ा है। आगे देखते हैं इनकी छोटी छोटी जो परिभाषाएं, जो वर्ण, यति, गति, लय, तुक, वो सारी है ना, इनकी एक एक की पहले परिभाषाएं देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। छंद के अंग, तो छंद के कितने अंग होते हैं ये देखो, मैंने आपको परिभाषा में लिखवा दिए थे ये कि छंद का वर्णन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। गति, यति, लय, तुक, चरण, वर्ण, मात्रा, गण आदि का ध्यान रखकर जो शब्द योजना की जाती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। तो ये इसके अंग हो गए। तो गति है, यति, लय, तुक, चरण, वर्ण, मात्रा और गण, ये क्या हो गए? छंद के अंग हो गए। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषाएं देखते हैं, क्योंकि परिभाषाएं एग्जाम में आती है, पूछा जाता है। गति किसे कहते हैं? तो किसी भी काव्य रचना को हम एक सांस में जितना पढ़ सकते हैं और उसके बाद विराम या थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो यानी कि एक सांस में जितनी काव्य पंक्ति को जितना पढ़ पाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसकी गति कहते हैं। देखो, किसी काव्य पंक्ति को बिना विराम के जहां तक पढ़ा जाए वह दूरी क्या कहलाती है? गति कहलाती है। और गति को प्रवाह भी कहते हैं, ठीक है ना, उसे गति कहते हैं और गति को प्रवाह भी कहते हैं। किसी काव्य पंक्ति को बिना विराम के जहां तक पढ़ा जाए, जैसे मैं एक उदाहरण बोलती हूँ, एक दोहा, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है। तो मैंने रहीमन धागा प्रेम का मैंने इतना बोला एक साथ, फिर थोड़ा सा रुकी, फिर मत तोड़ो छिटका है इतना बोला। तो जहां तक मैंने एक बार बोला रहीमन धागा प्रेम का, वो क्या होगी? उसकी गति हो गई, उसका प्रवाह हो गया। या इसका उदाहरण लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, एक ही लाइन में लिख देती हूँ एक बार, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए, ठीक है। ये पता नहीं आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ साथ में, ये दोहा आपको आता भी अच्छी तरह से। मैंने इसको समझाने के लिए कि ये गति और यति है क्या। अब देखो, गति रहीमन धागा प्रेम का, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मैंने इतना बोला, ये इसकी क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। फिर थोड़ा सा रुके
और फिर मत तोड़ो छिटका है, ये बोला, तो ये भी गति है। तो एक काव्य पंक्ति को बिना विराम के जहां तक पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये बात आपको समझ आई होगी। और गति को ही प्रवाह भी कहते हैं। दूसरी देखो यति। अब यति क्या होता है, काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जहां पर रुका जाता है, हम कुछ देर रुकते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया रहीमन धागा प्रेम का, और हम थोड़ा सा रुके तो यहाँ पर विराम लग गया, तो जो ये विराम है ये क्या कहलाएगी, यति कहलाएगी, यति। और देखो यहाँ पर मैंने अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया। यहाँ मैंने छोटा सा ये लगाया है कोमा भाई, ये खड़ी पाई हो गई, और ये डबल, यहाँ पर तो पूरी आएगी, दो आएंगे, है ना। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा, काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे यति कहते हैं। काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जिस चिन्ह, वैसे ये चिन्ह शब्द ज्यादा सही है बोलने में ना, चिन्ह हम बोलते हैं, गलत बोलते हैं चिन्ह, और इस शुद्ध ऐसे ही लिखा जाएगा, का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और यति के 3 भेद है। अब हम इस दोहे में ही देख लेंगे। तो एक तो देखो अर्धयति है। अर्धयति कहाँ पर लगती है, अर्धयति, पूर्ण यति और परिपूर्ण यति, इस दोहे के माध्यम से ही हम देख लेंगे। अर्धयति क्या होती है, विषम चरणों के अंत में लगती है। एक तो आप चरण देखो, एक ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, ठीक है ना। किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं, चाहे तो उसमें लाइनें 2 लेकिन चरण 4 ही होते हैं। किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। तो ये पहला चरण है और ये दूसरा है, ठीक है। तो इसमें पहले, अब ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो ये पहला और तीसरा विषम चरण है, दूसरा और चौथा सम चरण है। ये बात आपको आई समझ में, पहला और तीसरा विषम चरण है क्योंकि ये विषम संख्या है तो विषम चरण है, और दूसरा और चौथा सम चरण है या सम संख्या है तो सम चरण है। यहाँ पर अब देखो ये अर्धयति जो है, ये इसका चिन्ह यहाँ पर ये विषम चरणों के अंत में आता है। ये विषम चरण कौन से है, रहीमन धागा प्रेम का ये पहला और ये तीसरा, तो यहाँ पर ये लगा रखी है ना, तो ये विषम चरणों के अंत में आता है। यानी कि अर्धयति है वो विषम चरणों के अंत में आएगी। यहाँ पर जो मैंने लगा रखी है ये अर्धयति है। फिर पूर्णयति, पूर्णयति कहाँ होती है, सम चरणों के अंत में। अब सब ये खड़ी पाई जो जिसको बोलते हैं, सीधी भाषा में खड़ी पाई बोल देते हैं ना, इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे तो पूर्णयति बोलेंगे, वैसे हम खड़ी पाई बोल देते हैं। तो पूर्णयति सम चरणों के अंत में। अब सम चरण कौन सा है, दूसरा सम चरण है। तो यहाँ पर पूर्णयति, यहाँ पर 1 है। और देखो यहाँ पर 2 लगा है। जब किसी भी छंद का अंत होता है, अगर ये 8 लाइनों का छंद होता है तो जो 8वीं लाइन होती है वहां पर पूर्णयति होती, और ये तो 2 ही लाइनों का छंद है, दोहा छंद है, तो यहाँ पर अब छंद के अंत में पूर्णयति होता है, चाहे वो 6 लाइन का हो, चाहे 4 लाइन का हो, चाहे 8 लाइन का हो, चाहे 2 लाइन का हो, ठीक है। तो ये जब भी, अब क्योंकि छंद पूर्ण हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगी, परिपूर्ण यति। तो इस तरह से यति के 3 भेद होते हैं। एक तो ये याद रखे, अर्धयति, पूर्णयति, परिपूर्ण यति। इनके चिन्ह कौन कौन से है वो याद रखे। इसके लिए तो अर्धयति के लिए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्णयति के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है जो सम चरणों के अंत में होती है, और परिपूर्ण यति छंद की समाप्ति पर होता है। मैंने कहा ना कि ये तो 2 ही लाइनों का छंद है, और अगर 8 लाइनों का होता तो वो ये दो खड़ी पाई जो परिपूर्ण यति होती है वो लास्ट में 8वीं लाइन पर ही लगती। तो सम चरणों के अंत में तो ये पूर्णयति का प्रयोग होगा। अर्धयति का प्रयोग कहां पर होगा, पहले और तीसरे में, यानी कि विषम चरणों के। अगर 8 चरणों का होता तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, वहां सब जगह क्या होता, अर्धयति का प्रयोग होता। और पूर्णयति का प्रयोग सम चरणों के अंत में। अब 8 लाइनों का अगर होता तो दूसरा, चौथा और छठा उसमें पूर्णयति का होता है, और जो 8वां जो अंतिम होता है उसमें परिपूर्णयति आती है। तो इस तरह से यति के 3 भेद होते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। आप समझ आया होगा आपको कि यति क्या है और गति क्या है। ये गति की है, ये गति है। किसी भी काव्य पंक्ति को बिना रुके, बिना विराम दिए जहां तक हम पढ़ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और काव्य पंक्ति को पढ़ते समय विराम हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे यति कहते हैं। यति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अर्धयति, अर्धयति का चिन्ह ये है, पूर्णयति और अर्धयति विषम चरणों के अंत में लगती है, पूर्णयति सम चरणों के अंत में लगती है, परिपूर्ण यति क्या है, छंद की समाप्ति पर लगती है। इतना आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं लय। आगे देखते हैं छंद का तीसरा अंग लय।
लय किसे कहते हैं? स्वरों के उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। किसी भी चीज को जब हम गाते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं? लय कहते हैं। स्वरों के उतार चढ़ाव को लय कहते हैं। फिर लय किस छंद के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, आया हुआ है पहले कि लय किस छंद के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मुक्त छंद के लिए देखो, जो छंदबद्ध रचना होती है उसमें तो लय तुक सारी चीजें यति गति सब कुछ होता ही है, तो उसमें तो है ही। लेकिन मुक्त छंद है जिसमें छंद से मुक्त जो रचनाएं हैं, जिसमें छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है, उसको गद्य होने से क्या बचाता है? लय बचाता है। वो छंद मुक्त तो है लेकिन कम से कम उसमें लय का समावेश हो, तो ये आएगा इसमें कि लय जो है वो मुक्त छंद के लिए, मुक्त छंदों की जो रचना है उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नोट करके लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन है जो परीक्षा में आया हुआ है। फिर तुक, तुक किसे कहते हैं? चरणों के अंत में एक समान ध्वनि तथा वर्ण का आना। चरणों के अंत में एक समान ध्वनि तथा वर्ण का आना क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। तुक से लय में छंद का समावेश होता है। वो गाने लायक कब होती है? लय का अर्थ उसको गाना, और गाने लायक कब होती है? जब उसके अंत में समान ध्वनि या समान वर्णों का प्रयोग होता है। मैंने ये उदाहरण फिर लिखा है दूसरा, देखो, मेरी भव बाधा हरो, ये यहाँ पर कौन आएगा देती, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती होय। तो यहाँ समान ध्वनि और समान वर्ण, देखो समान ध्वनि और समान वर्ण का प्रयोग। तो ये जैसे सोए होय, ठीक है ना, यहाँ समान ध्वनि और समान वर्णों का प्रयोग है और समान ही ध्वनि है। उसी तरह की जैसे पहले में ध्वनि निकल रही है उसी प्रकार के दूसरे में भी ध्वनि निकल रही है। तो इसलिए यहाँ पर तुक का मेल हुआ है। और इसीलिए कोई भी रचना में जब तुक होता है तो वो गाने लायक होती है, उसमें लय का समावेश हो जाता है। तुक से छंद में लय का समावेश होता है। किसी भी रचना में लय का समावेश किस प्रकार से हो सकता है? तो क्या उत्तर आएगा? तुक से। ठीक है, किसी भी रचना में लय का समावेश कैसे होता है? तुक से। जब किसी भी छंद के अंत में समान वर्ण होंगे या समान ध्वनि होगी तभी हम उसे ठीक तरह से गा सकते हैं। तो ये नोट करें। फिर आगे है चरण। चरण किसे कहते हैं? छंद का चतुर्थ अंश चरण कहलाता है। किसी भी छंद का चतुर्थ अंश यानी कि चौथा भाग। ठीक है, चतुर्थ अंश कैसे? देखो, मेरी भव बाधा हरो, ये एक चरण है, यहाँ ये पहला है। राधा नागरी सोई, ये दूसरा है। जातन की झाई परे, तीसरा है। श्याम हरि दूती होई, ये चौथा है। तो ये किसी भी छंद का चतुर्थांश क्या कहलाता है? एक चरण कहलाता है। अभी हमने कहा ना पहला चरण तीसरा चरण, यानी विषम चरण, पहला और तीसरा इसलिए विषम चरण। अब ये भी 4 चरणों के योग से बना है। और किसी भी छंद में न्यूनतम 4 चरण होने ही चाहिए। अधिकतम तो और भी होंगे, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितने? 4। अगर किसी में 4 चरण नहीं है तो वो पूरा छंद नहीं है। या ये ध्यान रखिए, किसी भी छंद में न्यूनतम कितने चरण होने चाहिए? 4 चरण होने चाहिए। चरणों का आपको पता चल गया होगा कौन कौन से है। ये पहला चरण है, हमने जहां तक एक बार में जितना हम गा सके उतना वो एक चरण हो गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस तरह से किसी भी चरण में, किसी भी छंद में 4 चरण होने चाहिए न्यूनतम, यानी कि कम से कम 4 चरण होने चाहिए। और किसी भी छंद का चतुर्थांश क्या कहलाता है? चरण कहलाता है। ये बात ध्यान रखें। आज इस क्लास में तो हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके और भी अंग है छंद के, जो 3 अंग और बचे हैं, उसके बारे में परिभाषा अगली क्लास में देखेंगे। फिर हम छंदों की शुरुआत करेंगे। आपको ये समझ में आया होगा, आप 1-2 बार रिपीट करके देख ले तो और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आसान है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। ये लय तुक चरण ये बस हमने पढ़ा नहीं है इससे पहले, या पढ़ा भी है तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया ही होगा। आगे देखते हैं इसके अगले अगली क्लास में। धन्यवाद।